नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी पीटी की तैयारी जो चल रही है एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपकी यूपीएससी पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए देखिए हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी जो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आज आप देखिए प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपका जीके जीएस के क्वेश्चन है, तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो क्वेश्चन अटेंड करने की, आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस इतना ही आप सभी से। बाकी चलिए क्लास शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन आपका, इस पे आंसर दीजिए सभी लोग। सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? पूछा है आपसे, बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन आपका अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया, इस पर टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इस पे आंसर यदि आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिक्त स्थान सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, बताइए। सबसे पुराना उपनिषद पूछा है आपसे, बताने की कोशिश की सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता दूं। तो गुरु के समीप यानी कि निकट बैठकर जो एकांत में शिक्षा या सीखी गई जो विद्या होती है, उसको उसको उपनिषद कहते हैं। तो बताइए वो सबसे पुराना उपनिषद आपका कौन सा है? तो इस उपनिषद, ऑप्शन नंबर आप लोग डी से टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस उपनिषद है आपका सबसे पुराना उपनिषद, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे में बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, बताइए। देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रिजेश्वर? बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, और एक इनका एक और नाम था कौटिल्य, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, रचना की थी आपकी सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, इनके तीनों के तीनों नाम थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथे को बताने की कोशिश की, आप सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, बताइए। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम पूछा है, तो बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका मतलब राज्य हुआ था? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लास्ट में आया था आपका लोधी वंश। तो गुलाम वंश जो था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक राज्य किया था दिल्ली पे। उसके बाद आया था आपका खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। और जो आपका तुगलक वंश आया था, यह आया था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, याद रखिएगा आप लोग। चाहिए तो आप लोग कहीं नोट करके रखिए। और जो आपका लोधी वंश था आपका 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। इसके बीच में तुगलक और लोधी वंश के बीच में भी एक आया था आपका सैयद वंश, तो इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, वो याद रखिएगा आपका। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन टिक कर लीजिएगा आप लोग। तो जो सैयद वंश था 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक था। जो आपका ईस्वी क्रम दिया गया है, उसको चाहिए तो आप वीडियो वापस पीछे करके आप उसको नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें बताइए इसका का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? जो आपकी यहाँ पे दी गई है, रत्नावली, अ, राजंत्र गिरी और मेघदूत,
ये आपकी सभी के सभी संस्कृत में कृति रचनाएं हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी दिया गया है तिरुक्कुल्लर, ये आपका तमिल में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिए तमिल भाषा में रचित काव्य आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका संस्कृत में रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये आपका तमिल भाषा में रचित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे पे आंसर दीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। फ्रंटियर गांधी ने के नाम से किसे बुलाया जाता है, बताइए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है। और इनको बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें नंबर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, अभी आपको बताया। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से बुलाया जाता है, मतलब जाना जाता है। तो अभी आपको बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है, और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपका बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम से जाना जाते हैं इनको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पेन से आठवें पेन से दीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत कोकिला के नाम से जानने वाली आपकी महिला है सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन है। नंबर बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, बताइए। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 पे। तो स्वतंत्रता सेनानी आपके थे वीडी सावरकर, इन्होंने लिखा था जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला। तो ऑप्शन में जहाँ पे बी दिया जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इनकी भी एक पुस्तक भी है। तो ऑप्शन में आपका 9 पे बी राइट हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। 10वें बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। आपका प्रैक्टिस सॉरी जो आपकी क्लास कराई गई थी हिस्ट्री में, उसमें करवाया गया क्वेश्चन है। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। आपका जो ऑप्शन वो भी यहाँ पे दिया गया है, आपका सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 11 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या होगा साथियों। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, बताइए। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है। तो मेघालय आपका सही जो मेघालय है ये मूल रूप से असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 को असम की खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को विभाजित कर नवीन मेघालय राज्य का गठन किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से आपकी असम के हिस्सा है। इनका गठन जो 21 जनवरी 1972 को खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय जिलों को विभाजित कर नवीन मेघालय में किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 12 पे आंसर दीजिए। खासी गारो तथा जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। अभी आपको पढ़ाया, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ? असम में, मेघालय में, सिक्किम में, नागालैंड में। दो तो भूल जाइए, असम या मेघालय, ये दो में से बताइए आप लोग सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेघालय का हिस्सा है, ठीक है। जो आपका 21 जनवरी 1972 के बाद जो विभाजित हुआ का खासी गारो और जयंतिया पर्वत जिले को विभाजित कर कर, मतलब असम से मेघालय एक नया राज्य बनाया गया था। तो ये आपकी तीनों की तीनों जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में स्थित है। चलिए बताइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 13 नंबर है, इस पे बताइए सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो इनका मूल निवास क्षेत्र होता है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पाई जाती हैं आपकी टोडा जनजाति के जो लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट में एक पर्वतमाला है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेट्टा है, याद रखिएगा, और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 14 पे आंसर दीजिए, आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। काली मिट्टी को और किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, पढ़ाया गया है ये भी आपको। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। 15 पे बताइए सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? बताइए, इंदिरा गांधी नगर है वो कहाँ से निकलती है? तो जो इंदिरा गांधी नगर नहर है आपकी हरिके बांध से निकलती है। ऑप्शन है जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर। और हरिके बांध जो है आपकी सतलज और ब्यास की नदियों के संगम पर निर्मित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। 16 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत आपसे पूछा है क्या है? 32%, 22%, 42% या 35%? तो 22%, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, 22% है भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन है। 17 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जिस बाजार में अस्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस बाजार में अस्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ओ जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोपोली के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर एकाधिकार होता है। मोनोपोली में मांग तथा आपूर्ति के साथ उत्पाद के मूल्यों पर भी उक्त व्यक्ति अथवा संस्थान का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 18 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोटों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 के जो नोट हैं उनमें से उसमें से जो नीचे चार दिए गए हैं उसमें से कौन सी विशेषता आपकी है? बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जो 100 के नोट हैं उस पर गुजरात में स्थित जो रानी की बाबा की तस्वीर का अंकन है, ठीक है। तो रानी की बाबा की तस्वीर जो इस पे बनी हुई है। तो ऑप्शन जो आपका बी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। कॉफी बोर्डर ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो बेंगलुरु, ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपके सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 पे बताइए आपसे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, बताइए। अर्थशास्त्र में बैंक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका मतलब उपयोग किया जाता है, किस शब्द का। तो अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे आपका बेस रेट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है, बेस रेट यानी कि आधार दर उसे कहते हैं, ठीक है, बेस रेट यानी कि आधार दर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रेट है। इससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकती। बेस रेट की व्यवस्था जुलाई 2010 से लागू लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है ये किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अखबारों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। अखबारों में अक्सर देखे जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन जो होता है, वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपका 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या था आपको बता दूं, यह कानून अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेईस पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था, बताइए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से आपका इस्तीफा दिया था। बिहार के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व बिहार के राज्यपाल पद से आपका इस्तीफा दिया था। उन्होंने जुलाई 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। चलिए 24 बताइए आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है, बताइए। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो दो, याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन वहाँ पे दिया गया, 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या आ जाएगा। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है, बताइए। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। तो गुलजारी लाल नंदा ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा ने आपका भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। ये सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तथा दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इनका नाम याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा है, प्रसाद नहीं, गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 पे बताइए आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। 1 क्यूसेक जल
लगभग किसके बराबर होता है, बताइए। 1 क्यूसेक जग लगभग किसके बराबर होता है, तो बताने की कोशिश की। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो क्यूसेक पानी के प्रवाह की इकाई होती है। एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव, ठीक है, याद रखिएगा। प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव, याद रखिएगा। तो लीटर में मापने पर यह लगभग कितना होता है, तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड। और नॉर्मल कितना होता है, तो एक प्रति सेकंड कितना होता है, 1 घन फुट पानी के बहाव के बराबर। तो इसका जो अगर लीटर में इसको नापेंगे तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा आप लोग, एक क्यूसेक के जल का प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 पे, बताइए आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है, बताइए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है वो आपका क्या कहलाता है। स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत परिपथ या स्टेरियोस्कोप। तो माइक्रोफोन होता है जो एक विद्युत उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया आपका राइट हो जाएगा तो याद रखिएगा, माइक्रोफोन होता है जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। 28 से बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। लेड का रासायनिक प्रतीक कौन सा बताने की कोशिश किया। 28 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। लेड यानी कि शीशा होता है, उसका रासायनिक प्रतीक पूछा है तो बताने की कोशिश की, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पीबी, ठीक है। लेड का रासायनिक प्रतीक होता है पीबी होता है, जो लैटिन भाषा में प्लम्बम का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो पीबी पीबी मतलब ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 29 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, बताइए किस तत्व की परमाणु संख्या आपसे पूछा है 31 है। तो गैलियम की, ठीक है। इसकी आपकी जो परमाणु संख्या होती है 31 होती है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो बता दूं, जो बोरॉन की परमाणु संख्या है उसकी 5 है, बोरॉन की आपकी 5 होती है बता दूं। और जो आपकी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की आपकी परमाणु संख्या 13 होती है। और जो आपकी इंडियम है, इंडियम की परमाणु संख्या आपकी बता दूं तो 49 होती है, ठीक है, 49, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, 49 लिखा हूँ वहाँ पे। बोरॉन 5, एल्युमिनियम 13, इंडियम 5 और जो गैलियम है आपकी 31 होती है, इनकी परमाणु संख्या दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है, बताइए। मादा जनन अंग का भाग एक कौन सा नहीं होता है। गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय ग्रीव या शुक्रवाहिका, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया शुक्रवाहिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे डी पे टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन अंग का भाग नहीं होता। यह नलिका नर जनन तंत्र में जो विषण कोषों को दोनों ओर से जोड़ती है। तो ये जो होती है ना, जो शुक्रवाहिका होती है, ये आपकी नर, जो नर होते हैं उनका जनन अंग का भाग होता है, ना कि मादा जनन अंग का भाग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी राय हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपसे एक बार फिर से कर दूँ, अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो चाहिए। और वीडियोस को लाइक अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, जो यूपीटी पेटी की तैयारी करें उनकी मदद हो जाएगी। बाकी आपसे मिलते हैं मैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।